देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का रहेगा, एक्स टू द पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन या ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी जितना पावर यस के साथ रहेगा उतना पावर डिफरेंशियल पार्ट वाले के भी साथ रहेगा, उतना डी ऑर्डर रहेगा। अब यहाँ पर ए वन ए टू कॉन्स्टेंट्स हो सकता है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है और या तो वेरिएबल होगा लेकिन यक्स का ही फंक्शन होगा वो, अगर होगा तो फंक्शन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको करने के लिए पहले एक टर्म याद रखना कि जो यक्स डी अपान डी एक्स है इसको हम कैपिटल डी मानते हैं, ये आप लोग भी पढ़े होंगे nth डेरिवेटिव में, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। अगर मान लो डबल डेरिवेटिव है तो एक्स टू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसको भी याद रखना है डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, मतलब डी अपान डी एक्स यही है, और एक्स क्यू डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू रहेगा तो सीधा सीधा करना डी माइनस वन, ये दो टर्म के लिए हो गया, तीसरा टर्म लेंगे तो डी माइनस थ्री हो जाएगा तीसरा ऑर्डर के लिए, और लास्ट में क्या करेंगे वाई क्यू लिख देंगे, यहाँ पर वाई नहीं, वाई क्यू नहीं रहेगा, ये गलत है, वाई ही रहेगा केवल। अब यहाँ पर अगर मान लो इसको जब सॉल्व कर दिए तो मान लो एक्स टू दी पावर अगर हम एन का निकालना हो और डी एन वाई इसका निकालना हो तो क्या करेंगे डी माइनस वन डी माइनस टू ऐसे डाले जाएंगे, डी माइनस एन कर लेंगे, यही नहीं होगा, डी माइनस एन प्लस वन इंटू वाई, पहले टर्म दूसरे टर्म तीसरे में, देखो तीसरे में 2 आ रहा है, चौथे में 3 आएगा, तो उसी तरह एनवे में डी एन माइनस वन प्लस वन है, मतलब एक कम होकर ही आएगा ना। इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 रखोगे या 3 रखोगे आप प्लस 1 करोगे तो माइनस 2 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर इसको लास्ट वाला टर्म जोड़ा। अब जब इसको लिख लिया ऐसे टर्म, जब ये सब टर्म मिल गया हमें तो ये जो पार्ट मिला है इसी पार्ट में हम यही जो वैल्यू निकालें इसको लिया कर इसी में रख देंगे। A1 A2 हमारा कांस्टेंट है, ये फिक्स रहेगा, इसके कोफिशिएंट के साथ ये गुणा कर देंगे, बाकी सब है। बाकी ये जितना टर्म निकालने हैं, 2 हो सकता है 2 ही टर्म हो, 3 ही टर्म तक ख़त्म हो जाए, यही वैल्यू ले जा कर के हम इसमें रख देंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम मानते हैं कि x बराबर ई टू दी पावर जेड, और अगर मान लो इसको लाग लेगो दोनों तरफ तो लाग x बराबर जेड ही आएगा। जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे 1 अपान एक्स इक्वल टू डी एक्स अपान डी जेड आएगा, डी जेड अपान डी एक्स आएगा, इसी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा, ये बराबर कर सकते हो। अब इसी को जब थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे ना तो मान लो डी वाई अपान डी एक्स मिला है, हमें डी जेड के टर्म में चाहिए तो क्या करेंगे डी वाई अपान डी जेड इंटू डी जेड अपान डी एक्स। अब देखो ये दोनों कट जाएगा तो बाकी यही ना आएगा। अब देखो डी वाई अपान डी जेड इंटू, अभी डी जेड अपान डी एक्स की वैल्यू भी निकाले हैं, कितना है 1 अपान एक्स, तो 1 अपान एक्स हो जाएगा। अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो डी वाई अपान डी जेड है या डी जेड है उसको एक्स डी वाई अपान डी एक्स लिख सकते हैं, या फिर डी वाई अपान डी एक्स को हम लिख सकते हैं, इसके लिए इधर लागत 1 अपान एक्स डी वाई अपान डी जेड, ये इसी से निकाला गया है। सॉल्व करने में बहुत आसानी आ जाएगा, ये बाकी इसी के लिए निकाला गया, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। बस ये टर्म याद रखना कि x बराबर ई टू द पावर जेड है, और लाग x बराबर हम z बराबर भी लिख सकते हैं लाग x, और x बराबर ई टू द पावर जेड रख सकते हैं। अंततः क्या करना है कि जो फंक्शन आएगा वो हमें ई टू द पावर जेड के ही रूप में आएगा, तो z की वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए हमें ये वैल्यू रखना पड़ता है, ठीक है। ये सॉल्व करने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन रखेंगे। बाकी जैसे मान लो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो ऐसे ही देगा, या तो डी वाई अपान डी एस के रूप में देगा, नहीं तो डायरेक्ट कैपिटल डी के रूप में ऐसे दे देगा, ये भी डिफरेंशियल पार्ट ही है, जानती हो। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी टू वाई प्लस 5 एक्स डी वाई प्लस 4 वाई इक्वल टू जी, यानी 2 ही टर्म तक दिया गया है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी मतलब कि हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स है, जानते हो। अब यहाँ पर ये A2 A1 है, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये है, अब बाकी लास्ट में 0 दिया गया है क्यों बड़ा। अब देखो यहाँ पर x2 d2i अपान dx, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, d2x2, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मालूम है वही समझाने के लिखा गया हो। s स्क्वायर d2i अपान dx इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका जो फंक्शन अभी पीछे पड़े हैं कितना होता है, d
एक्स के लिए डी इंटू डी माइनस वन वाई यही होता है, बस यही लिख दो। डी इंटू डी माइनस ये वो एन टर्म से बदला गया है, वैसे सिंपल सा आया है कितना, डी इंटू डी माइनस वन वाई आ गया। फिर एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स डी वाई, ये तो जानते ही हो, डी वाई अपन डी एक्स कैपिटल, ये सीधा सीधा ये हो जाएगा। जब अब देखो इस टर्म को इसमें रख दो और ये वाला जो टर्म है इसको इसमें ला करके रख देंगे। तो रखने के बाद क्या होगा, डी इंटू डी माइनस वन ये इसके लिए हो गया, प्लस 5। अब ये टोटल टर्म कितना आया था, डी आया था, ये डी वाई, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब तीनों में चूँकि वाई कॉमन है तो यहाँ पर कॉमन कर लेंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब हमें जो पीछे हम पढ़े हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ये इस टर्म को हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो जब इसको गुणा करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 5d होगा ना, प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन आएगा, तो d इक्वल टू -2 और -2 आ जाएगा। अब जब -2 आ गया तो हम जानते हैं इसका कम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होता है। क्या करेंगे, जब 2 बार ये आ जाता है ना 2 टर्म, तो हम क्या करते हैं कि C1 C2 इंटू एक्स करते हैं ना, उसमें एक्स करते थे, लेकिन हमें इसको जेड के टर्म में बदला गया है, तो यहाँ पर जेड लिखेंगे। उसमें जब एक्स और वाई की केवल फॉर्मेट आती तो हम केवल एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पर जेड का रूप आया है, तो C2 जेड कर देंगे इंटू e⁻² हो जाएगा। ये इक्वेशन आया कहाँ है, देखो ये एक्चुअल में इसको बदला गया है d/dz में बदला गया, नहीं dz/ds के रूप में बदला गया, ये d है। देखो एक बार यहाँ पर ध्यान दे दो, ये जो d है dy/dx है, और ये जो d है ये dz/dx है, इस d को कहेंगे dz/dx है, और ये d जो है था वो dy/dx इसमें, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, z लिखा जा रहा है, dz हो गया e⁻²j, ये तो जानते ही हो, इसको कम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाल लेंगे। अब हम इस इक्वेशन नंबर जो मिला है इससे हम क्या करेंगे, z को एलिमिनेट करेंगे। z को एलिमिनेट करने के लिए हम पढ़े हैं log x बराबर e⁻z माने थे, और इसको करेंगे log x बराबर z हो जाएगा, x बराबर e⁻z तो log x बराबर z हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू इसमें ला करके रख दो। अब देखो कम्प्लीमेंट्री फैक्टर मिला C1 + C2 z e⁻z। अब z की जगह पर रख सकते हैं हम कितना, log x e⁻²। अब z की जगह अब क्या लिख सकते हैं, log x लिखो, या फिर ऐसे भी तो कर सकते हो, इसको बदल सकते हो कि इसमें e⁻z-2 गुणा करोगे तो यही आएगा। तो यहाँ पर e⁻z की वैल्यू x हो जाएगा, बस इसको कन्वर्ट करना है और बाद में हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। y बराबर कम्प्लीमेंट्री फैक्टर मतलब y ही हो जाएगा, इसको y ही लिख सकते हो, y बराबर C1 + C2 जो बदले हैं log x, और x बराबर x⁻², ये आंसर आ गया। जैसे कि और एग्जाम्पल ले लो, s³ dq/y/dx³ प्लस 2x² d2y/dx² प्लस 3x dy/dx माइनस 3y = x² प्लस z है। अब देखो यहाँ पर मिला फिर से वही x³ 3 टर्म है, 3 टर्म के लिए हम निकलेंगे d -1 d -2 y 2x² ये आया तो मान लो x² dy/dx का निकालेंगे d -1, और एक x dy/dx के लिए केवल d ही होता है, बस हो गया। अब चूँकि यहाँ पर भी y है, सब में कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू सब ले जा करके इसमें रख देंगे, इसको भी यहाँ पर रख दो, इसके लिए यहाँ पर ये रख दो, अंततः रखेंगे तो ये इस टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा। अब x बराबर e⁻z आया और x² बराबर e⁻2z, दोनों तरफ घात 2 का गुणा हो गया, पावर 2 का, वो इसे किया गया, ठीक है। बस क्या किया गया है, x को z के रूप में बदला गया, इसीलिए x के लिए अब हम e⁻z रख सकते हैं, और जो x² है वो e⁻z का स्क्वायर करेंगे ना, तो वही 2 को गुणा करेंगे तो वही आएगा आंसर, यानी e⁻z का स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को z के रूप जगह या बस s के जगह पर ला कर इसको ले जा करके यहाँ पर रख देंगे, बस ये। तो कुछ इस टाइप का इक्वेशन हमें मिलेगा।
और पीछे का जो है इसको सॉल्व करेंगे, कट पीछे हो जाएगा तो गत ये आएगा डी क्यू माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 3y इज इक्वल टू e⁻2z प्लस e⁻z आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो पिछले मेथड से, पिछले मेथड पढ़े होगे, जानते होगे। अब इसमें देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे। इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन मान लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो डी की वैल्यू आ जाएगी समथिंग यहाँ पर आया है डी इज इक्वल टू 1 और 0 प्लस माइनस रूट आई। क्योंकि यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर 0 नहीं है, राइट वाला टर्म क्यू मतलब 0 नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये मिल गया डी की वैल्यू 1, 0 प्लस माइनस रूट 3 आई हो गया। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाल लेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा c1 e⁻z प्लस, इसके लिए हम जानते हैं c1 का अल्फ़ा एक्स ये निकलता है, मान लो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा है, बीटा आई है, तो इसके लिए क्या करते हैं कास c1 मतलब चलो c1 कास बीटा एक्स प्लस c2 कास c2 साइन बीटा एक्स इंटू e⁻ जो भी होता है अल्फ़ा एक्स कर देते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसीलिए यहाँ पर अल्फ़ा e⁻0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर लिखा नहीं गया। बाकी अंदर का जो है c1 कास बीटा एक्स ये हो जाएगा इंटू जेड प्लस c2 कास c2 साइन बीटा एक्स इंटू जेड हो जाएगा, ये हो गया। इस टाइप से हमें कम्प्लीमेंट्री फिर अब इसमें जेड की जगह पर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे एस के फॉर्म में। जब एस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। ठीक, अब चूँकि यहाँ पर q बराबर 0 नहीं है, इस इक्वेशन में q इक्वल टू 0 नहीं है, इसीलिए हम इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए पीछे फार्मूला पड़ेगा और इसी मेथड लग जाएगा 1/d² प्लस 3 इंटू डी माइनस 1, ये सिंपल सा लग जाएगा, एफ डी है इंटू जो q 1/fd इंटू पी यही ना होता है, इसी से रख देंगे। तो 1/fd, एफ डी का मतलब जो सॉल्व किए हैं वो है, और इंटू e⁻ जो q है ये सीधा सीधा q ही है, वही q लिखा गया e⁻2z प्लस e⁻z, जो यहाँ पर e⁻z प्लस e⁻2z है। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, एक काम कर सकते हो, इसको अलग अलग कर लो, इस टर्म को एक साथ कर लो, इस टर्म का एक साथ कर लो, अलग अलग जब लिख कर देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि जब e⁻ax रहता है तो उसको कैसे करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि जो e⁻ के साथ जो मल्टीपल है कोफिशिएंट है e⁻z का, उसी को वैल्यू जेड डी की जगह ला करके रख देंगे। तो मान लो यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा d² मतलब कि 2 का स्क्वायर, और डी की जगह पर फिर 2 रखेंगे 2 - 1, तो इसको समथिंग आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर रखोगे ना e⁻z की जगह क्या कोफिशिएंट 1 है, यानी डी की जगह जब 1 रखोगे तो यहाँ पर d - 1 है, तो d - 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके साथ साथ हम यस का एक मल्टीप्लाई करेंगे जो पीछे पड़े हो गए। तो मान लो ये इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा, देखो ये कितना है u इंटू वी के रूप में डिफ्रेंशिएट करो। तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे जितना आएगा इंटू सेकेंड लिख देंगे, फिर सेकेंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे जितना आएगा वो लिख देंगे, फिर बाद में क्या करेंगे डी के जगह फिर से हम 1 रखेंगे। तो अब 1 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, समझ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा, तो यानी इसका कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल तो 1/7 e⁻2z प्लस z/4 e⁻z आ जाएगा। और देखो e⁻z को हम बदलना है किस में, x के फॉर्म में, तो हम पढ़ें ऑब्वियसली x बराबर e⁻z कर दो, तो log x बराबर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो यहाँ पर e⁻z के स्क्वायर है यानी x² हो गया, e⁻z है और z भी है, e⁻z है तो x हो जाएगा, और यहाँ पर z है, यहाँ पर ओबियसली z लिखो, गलती लिखो, और यहाँ पर e⁻z है तो उसका z का log x हो जाएगा, e⁻z का x हो जाएगा, दिया जाए। और लास्ट में जो सॉल्यूशन होता है y बराबर क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है। इन दोनों को जोड़ देंगे जो निकाले हैं,
वही हमारा इसका आंसर है। इस तरह से हम इसको असाइन निकाल सकते हैं और ये अदर क्वेश्चन है इसको लगा सकते हैं। पहले समझ जाओ। अरे यार फिर बताएंगे तो। जो होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म पढ़ लिए हैं, कुछ ऐसे भी इक्वेशंस होते हैं जो इस टाइप का दिया रहता है। मान लो पिछले बार हम पढ़े थे कि एक्स टू दी पावर n था, जब यहाँ पर केवल x के पावर था, लेकिन इसमें आया क्या है कि एक लीनियर के साथ पावर दिया गया है, मतलब कि कांस्टेंट और फिर वेरिएबल का योग करके ऐसे कुछ इक्वेशन दिया गया है। तो इसको क्या करते हैं, इसको पहले हम होमोजीनियस में रिड्यूस करते हैं, होमोजीनियस में बदला जाता है इस इक्वेशन को। तो जैसे मान लो ये इक्वेशन दिया गया है a प्लस बी एक्स, इसको पहचानना है ना, पहले देखना पहचानने के लिए बस यही टर्म बहुत ज़्यादा है, यानी सभी टर्म जो है आगे तक जाएगा वो a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स, बस पावर का डिफरेंट रहेगा, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट है वो सब में सेम रहेगा। इस तरह से हम पहचान सकते हैं, इसको रिड्यूस करने पर सॉल्व करेंगे। अब पिछले बार जो था एक्स टू दी पावर केवल n था, एक्स टू दी पावर 2 था, एक्स पावर 3 था, ऐसे था, तो उसमें केवल सिंपली तरीके से हम सॉल्व कर लेते थे। इसमें भी उसका कुछ मेथड यूज होगा। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पर दिया गया a प्लस बी एक्स पावर n, ऐसे कुछ इक्वेशन दिया गया, p1 p2 ऐसे देगा, कांस्टेंट वैल्यू है, जहाँ पर p1 p2 ऐसे कांस्टेंट है, यहाँ पर q की वैल्यू कुछ भी फंक्शन हो, या तो कांस्टेंट हो सकती है या फिर x की फंक्शन हो सकती है। अब इसको रिड्यूस करना है लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म यानी होमोजीनियस फॉर्म में, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लीनियर जो पिछले बार हम लोग पिछले फर्स्ट यूनिट है उसमें हम लोग पढ़े हैं, इसको लीनियर फॉर्म में कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले उसको लीनियर फॉर्म में बदलेंगे। इसको बदलने के लिए देखो यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट है उसको मान लेंगे e टू द पावर z। उसमें क्या था, जब x केवल कोएफिशिएंट है x टू पावर n, y x टू द पावर 2, x पावर q था, तो हम x बराबर केवल e टू द पावर z मानते थे। लेकिन इसमें दिया है कोएफिशिएंट कितना, a प्लस बी एक्स, ये सब दिया है, इसीलिए हम a प्लस बी एक्स को ही e टू द पावर z मान लेंगे। अब a प्लस बी एक्स dy अपॉन डी एक्स आ गया है, ये आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो यस के साथ कोएफिशिएंट है उसको b, अब बाकी इसके लिए हम क्या लेते हैं d, और y तो ही है। अब देखो a प्लस बी एक्स का स्क्वायर दिया है और डी टू आई अपन डी एक्स स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर है तो b लिखेंगे, बी एक्स का जो कोएफिशिएंट वो b जो भी है वो मान लो b है, तो b स्क्वायर करेंगे। अब आगे डी टू आई अपन डी एक्स के लिए क्या कंडीशन होती है, d माइनस 1 और बाकी y है। उसी तरह ये अगर n पावर हो तब क्या करेंगे, तो कहेंगे कि b टू दी पावर n डी एस के साथ जो कोएफिशिएंट है b टू दी पावर n d माइनस 1 d माइनस 2 ऐसे डैश करेंगे, d माइनस n प्लस 1 इंटू वाई। इस तरह से हमें कुछ ऐसे सेकेंड बाय वो फॉर्म, चलो ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, जब ये हमें टर्म वाला मिल जाएगा, इस टर्म को ले जा करके हम इस इक्वेशन में रख देंगे। उसके बाद हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे ओल्ड मेथड जो फर्स्ट यूनिट में पढ़े हैं उसी टाइप से। जैसे मान लो एक इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2 का स्क्वायर डी टू आई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 डी वाई अपन डी, देखो इसमें हर टर्म क्या है सेम ही रहेगा। अब माइनस 3 मतलब 36y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर चूँकि कोफिशिएंट है इसको हम मान लेंगे e टू द पावर z, जैसे ये माने थे इसको z मान लिए, ठीक है। जब इसको z मान लिए तो अगर मान लो यहाँ पे एक टर्म ये भी है, इसको देखते हैं, यह 3x प्लस 2 डी वाई अपन डी एक्स, तो हम क्या करते हैं b डी वाई करते हैं, तो b क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर रख देंगे 3b इंटू डी वाई, यानी 3b 3 dy आ जाएगा। दूसरे में क्या है कि जो ये एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म है इसको भी देख लेते हैं, तो क्या करेंगे b स्क्वायर करेंगे 3x प्लस 2 का स्क्वायर डी वाई अपन डी टू आई अपन डी एक्स स्क्वायर से देख लो यहाँ पर b स्क्वायर d इंटू डी माइनस 1, तो यहाँ पर करेंगे 3 का स्क्वायर 3 3 के 9 d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई हो जाएगा, इस फार्मूले से हो जाएगा। अब बाद में क्या करेंगे कि जो देखो ये x 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दिया है, तो हम इसको भी क्या करेंगे चेंज करेंगे या उसको z के फॉर्म में बदलेंगे।
यहाँ से हम बदलेंगे, अगर यस की वैल्यू निकालेंगे तो यस की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, 2 इधर जाएगा, e⁻z आ जाएगा, -2 आएगा। अब बट्टा करेंगे तो ये हट जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। यानी अगर कहो तो x बराबर यहाँ से मिल जाएगा e⁻z -2/3 मिल जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पर ला करके सब में रख देंगे, जो इक्वेशन मिलेगा वो देखो। अब चूँकि ये जो हमें मिला है ये इक्वेशन और ये वाला, इसको वैल्यू ले जा करके हम इसी में रख देंगे। तो रखने के बाद 9d × d-1 मिला प्लस 3d - 36 × y बराबर देखो ये 3x², यानी यस की जगह पर वैल्यू रखेंगे e⁻z -2/3 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 4x है तो यस की जगह पे ये करेंगे e⁻z -z/3 प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 बस। जब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा। कितना का आया है देखो, लास्ट में जब सॉल्व करेंगे इसको तो कुछ ऐसे इक्वेशन मिलेगा 9d² - 36y = 1/3 e⁻2z -1। अब ये हमें क्या मिल गया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए पुराना मेथड है, तो अब हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन मानेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन 3d² - 36 = 0 कर देंगे। यहाँ पर d की वैल्यू समथिंग आएगी क्या, -2 और +2 आ जाएगा, यही ना आएगा। चलो ये हो गया। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालेंगे। तो जानते हो दो सेम रहता है नहीं, ये अलग अलग है ना, तो c1 e⁻z हो जाएगा, ये अलग अलग रहेगा। c1 e⁻, इसके लिए 2z हो जाएगा, प्लस c2 e⁻, इसके लिए -2z हो जाएगा, क्योंकि सेम नहीं है वैल्यू इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब चूँकि इधर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, pi की वैल्यू भी निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो pi निकालने के लिए जो इक्वेशन दिया है देख लो, इक्वेशन में पहला दिया है ये टर्म fd और ये हमारा q है। तो fd को यहाँ पर देख सकते हो, ये fd है 1/fd × q हो गया, और 1/fd है ये टर्म और यहाँ पर q है। तो इन सब को अलग अलग कर दो। तो जब इसको अलग करेंगे तो 1/3, मतलब इसको अलग करेंगे तो 1/9d² - 36 e⁻2z आ जाएगा। और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1/3 ये आ जाएगा, और 0z मान के, क्योंकि 1 की जगह अब हम मान सकते हैं 0z, क्योंकि e⁻0 की वैल्यू 1 ही होती है, ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो चूँकि देखो, अगर मान लो हमने चूँकि e⁻z है, e की वैल्यू e⁻z पर हम क्या करते हैं कि जो e का कोफिशिएंट d की जगह पर वही वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर e का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का जब d की जगह पर रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 9 चौको 36, 36 में 36 जा कितना आएगा 0, तो 0 की वैल्यू पर यहाँ डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसके साथ साथ ऊपर x नहीं z से गुणा करने के, z से गुणा कर दिए, और 1/, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 18 दिन 9 दूनी 18। सेम यही प्रोसेस इसमें करेंगे, चूँकि वैसे ये निकल जाएगा, e⁻0 मान लेंगे। अब 0 वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो -36 आएगा ऑब्वियसली के बाद, तो यानी 108 आ जाएगा ये। और इसको फिर से टी के जगह पर वही रखेंगे 2, 18 दूनी 36, फिर इसका गुणा करेंगे तो समथिंग ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो z है, इस z की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे x के रूप में, टर्म में चेंज करेंगे। तो हमें pi बराबर मिलेगा 108, दोनों में सेम है। अभी z के जगह अब हम रखेंगे कितना, यहाँ से चेंज करेंगे हम z का वैल्यू। देखो लाग, इस यहाँ से जब दोनों तरफ लाग लेंगे तो यहाँ पर लाग 3x + 2 आएगा, बराबर z आएगा, यानी z की वैल्यू लाग 3x + 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लाग 3x + 2 हो जाएगा, और e⁻z की वैल्यू यहीं से निकालेंगे। तो इसको बस s के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो अंततः y बराबर जो वैल्यू होती है हम जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, बस वही दोनों वैल्यू ले जाकर यहाँ पर रख देंगे और उसको वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस बंद करो।
साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस पढ़ लिया। अब ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस इक्वेशन, कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा, एक्स वाई और टी। इसमें तीन वेरिएबल्स रहेंगे, एक्स वाई और टी। टी जो होगा एक्स और वाई का फंक्शन होगा, यानी मेरे को देखना थोड़ा सा, अच्छा देखो तीन वेरिएबल होंगे, एक्स वाई और टी। एक्स जो होगा टी का फंक्शन होगा और वाई भी दोनों टी का ही फंक्शन होंगे। कुछ इस टाइप का इक्वेशन देगा, f1 dx प्लस f2 dy इक्वल टू t1, और मान लो एक और फंक्शन है 5 dx प्लस 5 dy इक्वल टू t। अब देखो यहाँ पर d अपन dt का मतलब क्या है, d है। d अपन dt का मतलब d है, ये ना करना d अपन dx का बराबर कैपिटल D। हर थ्योरी में बदलता जा रहा है। d अपन dt का मतलब कैपिटल D है। यहाँ आप देख सकते हैं t1 एंड t2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। अच्छा, ये जो t1 t2 दिया है वो t का फंक्शन है, ये जो t1 t2 स्मॉल t का फंक्शन है। इन दिस टॉपिक में हम देखो, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि डी एक्स अपन डी टी और डी वाई अपन डी टी को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करेंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा एक्स और वाई के रूप में। यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स ऐसे मिलेगा, डी एक्स अपन डी टी, यहाँ पर डी वाई अपन डी टी ऐसे मिलेगा फंक्शन। तो उन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे या सीधाचार्य विधि से, जो भी मेथड लगाएंगे, बस उसमें से क्या करेंगे, डी एक्स अपन डी टी एलिमिनेट करेंगे और डी वाई अपन डी टी को एलिमिनेट कर देंगे। तो मिलेगा हमें एक्स के रूप में एक बार फंक्शन मिलेगा, एक बार वाई के रूप में मिलेगा। वही हमारा जो होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमें मिलेगा किस फॉर्म में, टी के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है एक्स इक्वल टू टी का फंक्शन है और वाई भी टी का फंक्शन है। अब इसको सॉल्व करने कुछ मेथड है, अभी दिखा देंगे, एक बार पढ़ लो। पहले हम क्या करेंगे, डी के फॉर्म में उसको चेंज करेंगे, ठीक। अब दोनों टर्म में हम या तो वाई के रूप में बदलेंगे, वाई को एलिमिनेट करेंगे, या फिर एक्स के जो टर्म है उसको एलिमिनेट करेंगे। अब जो हमें नया इक्वेशन मिलेगा वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलो, जैसे मान लो ये इक्वेशन दिया है, ठीक। डी वाई अपन डी एक्स अपन डी टी माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0 और डी वाई अपन डी टी माइनस 2x प्लस माइनस 5y इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डी अपन डी टी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डी होता है। डी अपन डी टी इक्वल टू कैपिटल डी, ठीक है। तो यहाँ पर बस वही वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये d हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, ठीक। पहले इक्वेशन को हम चेंज कर लिए डी के फॉर्म में, दूसरे को जब चेंज करेंगे तो मान लो 2x की उधर जो यहाँ पर y भी, यहाँ पर भी y है, तो इसको d अपन डी टी का मतलब कैपिटल डी, यहाँ पर d माइनस 5y हो जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इन दोनों से देखो x टर्म आ जाएगा और यहाँ पर y वाला टर्म आ गया, ठीक। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से इनको एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो d माइनस 5 है, अगर किसी तरह से यहाँ पर भी d माइनस 5 आ जाए, उनको घटा देंगे तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कौन सा पार्ट, यही वाला। तो वही किए हैं, ठीक है, समझ रहा हूँ। वही किया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इसमें भी क्या कर दिया गया, d माइनस 5 से गुणा करके उनको घटा दिया गया। घटा देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, d माइनस 7 d माइनस 5 हो जाएगा। अब प्लस चूँकि माइनस जोड़ देंगे, प्लस 2 इंटू एक्स बराबर 0। अब ये मिला हमें किस रूप में, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यही ना मिला। अभी इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो ये 0 बराबर हो जाएगा, कुछ d बराबर समथिंग मिलेगा हमें 12 प्लस माइनस रूट माइनस 4/2 आ जाएगा। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 प्लस i मिलेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे, 6 e⁻⁶ x नहीं रखेंगे, यहाँ पर t रखेंगे, t के फंक्शन मिला है।
तो ये हो जाएगा e⁻60 हो जाएगा इंटू C1 cos t प्लस C2 sin t, मतलब C2 sin ये अल्फ़ा बीटा टी, C1 cos बीटा टी और C2 sin बीटा टी, यही होता है। तो बीटा की जगह पे यहाँ पर क्या दिया है 1 है, इसीलिए यहाँ पर ये आ गया। अब चूँकि यहाँ पर Q वाला जो पॉइंट है वो 0 दिया है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ का पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे x बराबर डायरेक्ट आ जाएगा क्या कम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा e⁻60 इंटू C1 cos t प्लस C2 sin। बंद करोगे, प्यास लगा है।